हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका हम आपके अपने चैनल झारखंड जीएस में, जिसमें हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं रैपिड रिवीजन कोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया विथ अदर्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 इसी सीरीज़ का, जिसमें हम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया तक पहुंच चुके हैं। अब हम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने पढ़ा क्या है। लेट्स रिवाइज को इधर कोने में डालते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा है कि 1761 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी बड़ा दुश्मन नहीं बचा है और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे पूरी तरह से राज करना शुरू कर चुकी है। मराठा ख़त्म हो चुके हैं, उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर फ्रेंच ख़त्म हो चुका है और इंडिया का जो मुग़ल एम्पायर सिस्टम है शाह आलम टू, उसको भी इन्होंने हरा दिया है। तो 1761 तक हमने देखा है कि कोई भी बड़ी पावर अब बची नहीं है इनके खिलाफ। इसके बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट शुरू करते हैं और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट के नाम से ये रूल करना शुरू करते हैं इंडिया के ऊपर। सारे गवर्नर जनरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है और इंडिया चला जाता है टोटली इन द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के रूल में चला जाता है इंडिया और अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन रूल करेगी इंडिया के ऊपर। ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद वॉइसरॉयज़ का सिस्टम शुरू होता है। वॉइसरॉयज़ आते हैं, जिसमें हमने देखा है कि कैनिंग पहले वॉइसरॉय थे। उसके बाद और भी वॉइसरॉय आते हैं, जिसमें कि लिटन, और सबसे अच्छे वॉइसरॉय हमारे लिए जो साबित हुए हैं वो हैं रिपन। रिपन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं। सारे रिफॉर्म्स के बारे में हमने कल पढ़ लिया था और साथ ही हमने ये भी देख लिया था कि 1885 तक सिचुएशंस बन गए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्म्ड होने के। और इसी के साथ जस्ट पिछले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही हमारा टॉपिक भी था, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, जो कि 1885 में बना था। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया है अभी तक कि इसके जो मेन सेशंस हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं और उन सेशंस को प्रेसाइड किसने किया है, प्रेसिडेंट्स कौन है और मेजर कौन कौन से डिसीजंस लिए जाने लगे हैं। तो अब यहाँ से जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने काम करना शुरू करती है, अब पूरी तरह से इंडिया का एक नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो चुका है और इंडिया अपने फ्रीडम के लिए अब फाइट करना शुरू करेगा पॉलिटिकली भी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एक नए दौर का, जिसको कहते हैं हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, जिसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, पार्ट 2 लिख दिया मैंने, इसको मिटा देते हैं। पार्ट वन आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा और आप हमारे पिछले वीडियोस को प्लीज़ जाकर देखिए। उसमें हमने बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर कर रखा है सारे टॉपिक्स को। उसका जो लिंक है आपको मैं आई बटन ऊपर दिख रहा होगा उसमें भी प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी पूरे प्लेलिस्ट का जो आपको लिंक है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमने देखा है कि हाँ, हमने अभी तक देखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी है और वो काम करना शुरू कर चुकी है और इसी के साथ शुरू हो चुका है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल।
तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के डिफरेंट फेजेस हैं जिसको कि हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पेंसिल का कलर रेड कर लेते हैं, निप को थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। या लेट्स स्टार्ट। तो फ्रीडम स्ट्रगल के जो फेजेस हैं उसमें पहला फेज़ है मॉडरेट फेज़। मॉडरेट फेज़ का मतलब है नरम दल। इसमें है 1885 से 1905 तक का जो पीरियड है वो एक मॉडरेट फेज़ के रूप में है। इसके अंदर जो हमारे लीडर्स हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जी और बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस सेशंस में ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये जो लीडर्स हैं उस समय के मॉडरेट फेज़ के, वो चाहते हैं ग्रेजुअल स्वराज। मतलब उनका मानना है कि धीरे धीरे करके अंग्रेज़ी गवर्नमेंट हमें हमारे पावर्स थोड़े थोड़े करके देती जाए और अल्टीमेटली एट द एंड वो हमारे सारे पावर्स लौटा दे और इंडिया छोड़ के चली जाए और हमें आज़ाद कर दे। पर इनका जो है सो जो मेथडोलॉजी है, जो मेथोडोलॉजी ये फॉलो कर रहे हैं, जो मेथड्स ये फॉलो कर रहे हैं वो है पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पिटिशंस। ये एप्लीकेशंस लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट में और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उनसे बात करने की कोशिश करते हैं इस फेज़ के दौरान। ऐसा नहीं है कि ये फेज़ जो है सो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रहा है। इनके फेज़ के टाइम में ही एक बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास हो गया है, जिसके अंदर जो है सो फाउंडेशन रखा है नेशनलिज्म का इंडिया के अंदर। 1905 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। 1905 का इवेंट क्या है आइए देखते हैं। 1905 में कर्जन एक वाइसरॉय है उस समय, वो कर देते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस है उस समय का और उसको वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर देते हैं, जिसके वजह से काफ़ी रॉइट्स होते हैं इंडिया के अंदर। और यहीं से जन्म लेती है एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वो जो फेज़ है वो 1905 से 1918 तक चलता है। इसके जो मेन लीडर्स हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष जैसे लीडर्स। अब के टाइम में जो एक्सट्रीमिस्ट फेज हैं उनका मानना है कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए इंडिया के ऊपर। इनका जो मेथड है वो मास लेवल पे मास इकट्ठा करते हैं। दैट मीन्स कि वो भीड़ जमा करते हैं और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसी के साथ शुरू हो चुका है एक्सट्रीमिस्ट फेज। मॉडरेट फेज में तो वो पिटिशंस डालते थे, एप्लीकेशंस लेते थे, लेकिन अब जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज के शुरुआत के साथ इंडिया अब प्रोटेस्ट मोड में आ चुकी है। अब ये धरना देते हैं, अब ये रैलियां निकालते हैं और इसी के साथ शुरू होता है डिफरेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। अलग अलग जो है सो आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन आंदोलनों के बारे में कि कौन कौन से आंदोलन शुरू हो चुके हैं इंडिया के अंदर। पहला मूवमेंट जो है सो जस्ट जो इवेंट अभी अभी हुआ है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसी का रेसिप्रोकेटिंग इफेक्ट है जो कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ 1905 वो 1908 तक चलता है और इसी मूवमेंट को हम कह देते हैं स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। इसके अंदर क्या करते हैं ये, इनका जो मानना है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है कर्जन के वजह से, वो जो है सो हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए हुआ है। और इसके अंदर जो इनका मानना है कि इसके अंदर जो ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटो है वो इंडिया के अंदर बढ़ते हुए नेशनलिज्म का जो भावना है, जो राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो रही है लोगों के बीच में, उसको सप्रेस करना इनका मेन मोटिव है कर्जन का। पर कर्जन इस पे अपनी दलील क्या देते हैं कि जो वेस्ट बंगाल है सॉरी, उस समय की जो बंगाल है वो बहुत ही बड़ा प्रोविंस है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी लाने के लिए इस बड़े से प्रोविंस को दो भागों में बांट दिया है, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। तो ये है कर्जन का मत इसके बारे में।
पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है हमारे लीडर्स, और ये सही भी है क्योंकि अल्टीमेटली सबको पता है कि रीज़न तो वही था कि वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करना चाह रहे थे, और जो नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हो चुकी थी इंडियंस के अंदर अब उसको भी सप्रेस करना चाह रहे थे। इसी के साथ साथ 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन डे मनाना जाने लगा, और जो है सो बंगाल का जो ईस्ट पार्ट है वो कलकत्ता उसकी कैपिटल बनी, और वो उस पर हिंदूज रहते थे। और ईस्ट पार्ट जो है और असम उसमें इंक्लूडेड है, ईस्ट पार्ट ऑफ बंगाल एंड असम इंक्लूडेड है, उसकी कैपिटल ढाका बनी, और वो मुस्लिम्स मेजोरिटी उधर रहती थी। तो 16 अक्टूबर 1905 को इसी के अपोजिशन में शुरू होता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो भी अंग्रेज़ों का सामान इंडियंस यूज़ करते हैं या इंडियन मार्केट में जो भी उनके सामान सेल होते हैं और जो उसके कस्टमर्स जो भी इंडियंस हैं वो अब बाइकॉट करेंगे इनके गुड्स को। और साथ ही स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए इसी टाइम में, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में, एक कॉलेज खोला गया है, बंगाल नेशनल कॉलेज और इन कोलकाता के अंदर, और ये एक प्योरली इंडियन कॉलेज है। साथ ही इंडस्ट्रियल लेवल पे भी कुछ काम हुए हैं, जैसे कि बंगाल केमिकल्स नाम की एक कंपनी खोल दी गई है प्रफुल्ल चंद्र रे के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कैसे स्वदेशी को अपनाने की बात कही जा रही है और उसको कोशिश की जा रही है। तो इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं स्वदेशी मूवमेंट, जो कि 1905 से लेकर 1908 तक हो रही है इंडिया के अंदर। इसी दौरान आगे जाके 1912 में टिस्को कंपनी इस्टेब्लिश होती है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को टाटा कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट भी इसी के टाइम में होता है। और इसी टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर एक सॉन्ग कंपोज करते हैं, अमर सोनार बोंगला। अमर सोनार बोंगला आगे जाके बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बनेगा, जो कि हम आगे देखेंगे। जब डिवीज़न हो जाएगा, जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, जब ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बनेगा, तो उसका जो नेशनल एंथम होगा वो यही होगा, अमर सोनार बोंगला। 1906 में मुस्लिम लीग बन चुका है ढाका के अंदर। मुस्लिम लीग एक नई पार्टी बनाई है मुस्लिमों की, क्योंकि आपने अभी देखा था कि ढाका जो है सो मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया है ईस्ट पाकिस्तान का, तो उसमें मुस्लिम लीग बन चुकी है 1906 में। आगे जाके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में मुस्लिम लीग का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा, वो भी हम देखेंगे। 1907 में सूरत सेशन हुआ है रास बिहारी घोष के प्रेसिडेंसी में, मतलब लाइक प्रेसिडेंट वो रास बिहारी घोष थे। सूरत सेशन हुआ है और उस सेशन के दौरान वॉयलेंस हो गया है तिलक के सपोर्टर्स के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के सपोर्टर्स चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो बाल गंगाधर तिलक बने, और जो कि कांग्रेस इस पे राज़ी नहीं है, तो उसके वजह से सब यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो गया है बहुत ही तेज़, और उसके अंदर कुछ वायलेंस भी हो गया है। और इसके कारण ही क्या हुआ है कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको एक्सपेल कर दिया गया है, उनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया है। इस मूवमेंट का, स्वदेशी मूवमेंट का सिग्निफिकेंस ये रहा है कि ये इंडिया के अंदर पहली मास मूवमेंट है जो कि सफल रही है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ स्वदेशी चीज़ों के प्रति लोगों का जो भावना है वो भी काफ़ी बदली है, और अब लोग स्वदेशी को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। 1909 में आता है मॉले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के अंदर ये रिफॉर्म्स आते हैं, मॉले मिंटो रिफॉर्म्स। इसके अंदर बात कही गई है मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। इलेक्टोरेट्स सेपरेट होने का मतलब ये है कि मुस्लिम्स के बीच से मुस्लिम लीडर्स ही खड़े होंगे, और उनको जो वोटिंग है वो भी मुस्लिम मेजोरिटी के लोग ही करेंगे। मतलब ओनली मुस्लिम्स विल गिव वोट टू द मुस्लिम कैंडिडेट्स। तो इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कही गई है मॉले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि इसका भी विरोध हम करेंगे, और ये रीजंस आप देख रहे होंगे कि ये सब जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो अंग्रेज़ों को पता चल गया है
कि इंडिया के अंदर अगर लोगों को बांटना है तो सबसे अच्छा जो वेपन है वो है धर्म। धर्म के नाम पे हम इंडियंस को बहुत ही आसानी से बांट सकते हैं। तो मिला जुला कर इनकी जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही है और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देकर ये यही इसी अपने एम को पूरा करना चाह रहे हैं। आगे जाके 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगेगी। दिल्ली दरबार के अंदर आ रहे हैं जॉर्ज फाइव, जो कि उस समय इंग्लैंड के राजा हैं, और साथ में उनकी वाइफ आ रही हैं मैरी। और इनके स्वागत के लिए बनाया जा रहा है गेटवे ऑफ इंडिया इन बॉम्बे। बॉम्बे का गेटवे ऑफ इंडिया बन रहा है दिल्ली दरबार के दौरान फॉर द वेलकम ऑफ जॉर्ज फाइव एंड मैरी। दिल्ली दरबार के अंदर दो अहम फैसले लिए गए हैं, जो कि पहला फैसला है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन है उसको वापस ले लिया गया है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन वापस ले लिया गया है। और दूसरा क्या है कि जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वो कोलकाता से नई दिल्ली शिफ्ट कर दी गई है, कोलकाता टू नई दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम दैट टाइम। 1911 के दिल्ली दरबार में ये फैसला लिया गया है। उसी समय एडविन लुटियंस और बेकर ने मिलके नई दिल्ली शहर को डिज़ाइन किया है। उसके अंदर उन्होंने पार्लियामेंट हाउस डिज़ाइन किया है, राष्ट्रपति भवन बनाया है, इंडिया गेट बनाया है, और नॉर्दर्न एंड साउदर्न दिल्ली ब्लॉक्स को भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। तो इस समय दिल्ली जो कि आज हमारी कैपिटल है वो डिज़ाइन किया गया है। 1914 के अंदर एनी बेसेंट कांग्रेस को ज्वाइन करती हैं। एनी बेसेंट कौन है बताइए आप? एनी बेसेंट मैंने पिछले लेक्चर्स में ही आपको बताया था कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर हैं इंडिया के अंदर, जो रन करती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को। तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है और उन्होंने एक सजेशन दिया है कि हमें एक होम रूल मूवमेंट शुरू करना चाहिए। लेकिन इस समय कांग्रेस उनके मत से सहमत नहीं है और उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है इस प्रपोज़ल को कि होम रूल मूवमेंट हम अभी नहीं शुरू करेंगे। 1914 की बात है ये। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का सेशन हुआ है, जिसमें कि अंबिका चरण मजूमदार वहाँ की प्रेसिडेंट रही हैं। और फिर से कांग्रेस के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज दोबारा से साथ आ चुके हैं। यहाँ पे मर्जर ऑफ कांग्रेस हुआ है और कांग्रेस फिर से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फेज साथ में मिल चुके हैं। 1916 के अंदर ही लखनऊ पैक्ट साइन होता है, जिसमें कि बात कही गई है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में मिलकर काम करेगी। दे विल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ इंडिया। इसी टाइम में जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से ही अपना हाथ आगे बढ़ाया है, और इसी कारण से जिन्ना को हम कहते हैं एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए यहाँ पे एम्बेसडर माना गया है इनको, जिन्ना को, अपने इसी काम के लिए। पर खैर एनी बेसेंट की जो आइडिया था उसको 1914 में तो रोक दिया गया था, पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक आगे चल के 1916 में शुरू करते हैं होम रूल मूवमेंट। उनका डिमांड है सेल्फ रूल। वो चाहते हैं कि पूरी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं इंडिया के ऊपर वो हमारे हाथों में दे दी जाएं। होम रूल मूवमेंट के अंदर उनकी यही मेन डिमांड है। उनका मेथड क्या है? मेथड है कि ऑल इंडिया लेवल पे वो डिफरेंट लीग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और एजुकेट करते हैं उनको और मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें जो मेन लीडर्स हैं एनी बेसेंट हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं। तिलक जो हैं सो महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मतलब कि साउदर्न डेक्कन पार्ट का जो इंडिया है उसको जो है सो लीड कर रहे हैं गंगाधर तिलक। और बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसमें एनी बेसेंट जो है सो उन सबको कंट्रोल कर रही हैं। इस टाइम में तिलक ने 2 न्यूज़पेपर्स निकाले हैं टू प्रमोट भावना ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियन यूथ एंड इंडियन पीपल। 2 न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, पहला है केसरी और दूसरा है मराठा। और इन्हीं न्यूज़पेपर्स के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने अपना नारा दिया है कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
और एनी बेसेंट ने भी दो नए न्यूज़पेपर्स निकाले हैं। पहला है न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमनवेल। कॉमनवेल और न्यू इंडिया दो न्यूज़पेपर्स इस समय एनी बेसेंट भी निकाली हैं। 1917 के अंदर अगस्त में ये सब मूवमेंट को देखते हुए 1917 अगस्त में मॉन्टेग डिक्लेरेशन आया है। मॉन्टेग डिक्लेरेशन या फिर इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी कह देते हैं हम। ये डिक्लेरेशन अंग्रेज़ों की तरफ से आया है, इंग्लैंड की तरफ से आया है इंडियंस के लिए, और इसमें कहा गया है कि हम ग्रेजुअल सेल्फ रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब हम धीरे धीरे करके आपको पावर्स देते जाएंगे इन स्टेप्स। ये कह रहे हैं मॉन्टेग डिक्लेरेशन के अंदर इंग्लैंड की गवर्नमेंट या फिर इंग्लैंड का क्राउन जो है वो कह रहा है कि हम जो है सो ग्रेजुअल सेल्फ रूल की तरफ आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर सीधी सी बात है कि ये बस एक आश्वासन ही है और ये बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं लोग। उसी समय की बात है 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ चुके हैं और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आ गए हैं साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया, और 9 जनवरी को ही इसीलिए हम मनाते हैं एनआरआई दिवस आज भी। एनआरआई दिवस 2003 से शुरू हुआ है मनाना और 9 जनवरी को हम मनाते हैं एनआरआई दिवस। तो गांधी जी आ चुके हैं वापस और गांधी जी के आते ही शुरू होता है नेक्स्ट फेज़, जिसको कहते हैं गांधीयन फेज़ ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब यहाँ से गांधी जी हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर बन के सामने आएंगे और अब जितने भी मूवमेंट्स आगे होंगे उनका जो मेन जो पावर रहेगी या फिर मेन लीडरशिप रहेगी वो गांधी जी के हाथों में ही रहेगी। वही आगे हमारी अगुवाई करेंगे आगे की फ्रीडम स्ट्रगल्स के अंदर। तो गांधी जी इंडिया आ चुके हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं और शुरू कर चुके हैं इंडिया के अंदर अपने मूवमेंट्स की जो प्रोसेस है उसको। गांधी जी इंडिया आने के साथ साथ नेशनलिस्ट मूवमेंट में तो नहीं कूद रहे हैं, लेकिन वो शुरू कर रहे हैं कुछ लोकल मूवमेंट से शुरुआत की है उन्होंने। 1917 से 1918 के बीच में उन्होंने कुछ लोकल मूवमेंट्स किए हैं, जिसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट है चंपारण मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह जिसको हम कहते हैं, सत्याग्रह उनका मेथड ऑफ प्रोटेस्ट है। तो चंपारण सत्याग्रह उन्होंने 1917 में शुरू किया है। इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं उनके लिए, इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए उन्होंने शुरू किया है चंपारण मूवमेंट बिहार के अंदर। क्या होता था कि बिहार में जो इंडिगो प्लांटर्स हैं, जो इंडिगो के कल्टीवेशन करते हैं, उन फार्मर्स से बॉन्ड साइन करा लिया जाता है कि वो जो हैं सो अपने ज़मीन पे 3 कट्ठा सिस्टम इसको कहते हैं कि वो अपने 3 कट्ठा के ज़मीन पे उनको इंडिगो का कल्टीवेशन करना ज़रूरी होता है। और वो इंडिगो कल्टीवेशंस जो है सो इंडिगो है नील, ओके, इंडिगो नील की खेती है, तो नील की खेती करना ज़रूरी होता है। और वो जो है सो अंग्रेज़ अपने एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप के अंदर और वो यूज़ करते हैं उसको अपने टेक्सटाइल्स को कलर करने के लिए, डाइंग देयर क्लोथ्स। तो इस और साथ ही क्या है कि उस टाइम में इसके बदले वो कुछ भी पे नहीं करते हैं और बहुत ही कम दाम में इंडिगो को ख़रीद लेते हैं इन फार्मर्स की वजह से, जिसके वजह से इनकी हालत बहुत ख़राब है और ज़बरदस्ती इनको इंडिगो की खेती करनी ही पड़ती है। तो उस समय राजकुमार शुक्ला एक किसान हैं इनके बीच से, वो लखनऊ जाते हैं गांधी जी से मिलने के लिए और वो गांधी जी को पूरी बात बताते हैं और गांधी जी मान जाते हैं चंपारण सत्याग्रह करने के लिए। और साथ ही राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी और गांधी जी बिहार आते हैं 1917 में और करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का रिज़ल्ट ये होता है कि इंडिगो कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, इंडिगो कल्टीवेशन को एबॉलिश कर दिया जाता है। इंडिगो कल्टीवेशन का जो सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और साथ ही 1/4 जो टैक्सेस हैं वो किसानों को वापस कर दिए जाते हैं। इसी चंपारण सत्याग्रह के ऊपर नील दर्पण नाम की एक किताब लिखी है दीनबंधु मित्र ने, जिसमें कि इंडिगो कल्टीवेशन को बहुत ही डिटेल्ड वे में समझाया है इन्होंने। तो एक बुक है नील दर्पण बाय दीनबंधु मित्र।
आगे जाके 1918 के अंदर गांधी जी करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद के मिल वर्कर्स हैं जो कि कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए इन्होंने एक स्ट्राइक किया है। क्या है कि उस समय अहमदाबाद में अकाल की स्थिति है और साथ ही प्लेग भी फैला हुआ है। प्लेग भी फैला है और उस समय अकाल की स्थिति है, फेमिन कंडीशन है, महामारी का कंडीशन है। और उस समय के बीच क्या हुआ है कि अंग्रेज़ी गवर्नमेंट ने बात कही है कि वो बोनस देंगे अपने जो वहाँ के टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप मेरे लिए काम कीजिए, हम आपको इसके बदले में बोनस देंगे। पर जैसे ही उनका काम निकल जाता है, उन्होंने बोनस को विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने बोनस देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से विद्रोह की भावना आ गई है वर्कर्स के अंदर। और गांधी जी को उन्होंने आमंत्रित किया है और गांधी जी आए हैं और हंगर स्ट्राइक किया है। अपने ज़िंदगी का पहला हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने किया है अहमदाबाद मिल्स वर्कर्स के लिए। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि 35% इंक्रीज़ कर दी गई है वर्कर्स की सैलरी को। तो ये इस आंदोलन का, इस स्ट्राइक का ये रिज़ल्ट आया है कि 35% इंक्रीज़ कर दी गई है सैलरी ऑफ द मिल वर्कर्स। आगे जाके खेड़ा सत्याग्रह किया है उन्होंने गुजरात के अंदर 1917 टू 18 के बीच में। वहाँ भी जो है सो फेमिन की कंडीशन है, वहाँ भी जो है सो क्रॉप प्रोडक्शन, वहाँ पे सूखा प्रोन इलाका है और वहाँ पे जो है सो उस समय फेमिन आई है और उसमें जो है सो क्रॉप कल्टीवेशन बहुत ही कम हुआ है। और लेकिन उनको जो है सो टैक्सेस पूरी मांग रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने किया है खेड़ा सत्याग्रह। और उसका रिज़ल्ट ये आया है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको जो है सो टैक्सेस माफ़ कर दिए गए हैं उनके। इसी टाइम में 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसमें कि मॉन्टफोर्डेज का रिफॉर्म आता है, जिसमें कि बात कही गई है बाई कैमरल लेजिस्लेचर की। बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात कही गई है, जिसमें कि पहला लेजिस्लेचर होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का और दूसरा होगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। आगे जाके यही राज्यसभा एंड लोकसभा बन जाएगा। तो यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात कही गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात कही गई है। और साथ ही प्रोविंसेस में सिस्टम ऑफ डायरकी लाई गई है। सिस्टम ऑफ डायरकी का मतलब है डुअल गवर्नमेंट चलेगी वहाँ पे। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जो रिज़र्व डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स रिजर्व रहेंगे जो ब्रिटिश के लिए भी आएंगे और सिर्फ ब्रिटिशर्स के अंडर में ही रहेंगे, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स को खोल दिया जाएगा, ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट्स रहेंगे जिसके अंदर भी जो है सो लोकल बॉडीज़ जो हैं सो उसको मैनेज एंड रूल करेंगी। तो अभी हमने देख लिया है गांधीयन फेज़ की शुरुआत हो गई है। यहाँ पे गांधी जी इंडिया आ चुके हैं और अब गांधी जी सारे मूवमेंट्स को आगे जाके लीड करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे और डिफरेंट सत्याग्रह जो कि इंडिया के अंदर होंगे नेशनल लेवल पे, जिसमें कि रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सब हम आगे अगले लेक्चर पढ़ेंगे। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आप देखते रहिए हमारे लेक्चर को। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव अगर आपको हमारा वीडियोस लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी टीम को ज्वाइन कीजिए। फेसबुक के ऊपर हमारा एक चैनल है फैक्ट्स वर्ल्ड के नाम से, तो फैक्ट्स वर्ल्ड सर्च कीजिए आप फेसबुक के ऊपर, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और वहाँ पे हम क्विज़ेज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं और साथ ही एक क्विज़ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है जिसका लिंक मैं आपको आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा। तो वो क्विज़ आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए एक बार। जनरल क्विज़ेज़ हैं वो, जनरल करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं 10-15, तो उसको आप अटेम्प्ट कीजिए और देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू। इसी गुड नोट के साथ मी आदर्श साइनिंग ऑफ। बाय।